हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं टू पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 9th में वर्क एंड एनर्जी को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11.2 एनर्जी के बारे में, ठीक है बच्चों। एक्टिविटीज को भी करेंगे। अब देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी क्लास 9th में एनर्जी में क्या पढ़ाएगा और क्लास 10th में क्या पढ़ाएगा। सुनिए बच्चों ध्यान से। एनर्जी क्लास 9th में टॉपिक में हमको यहाँ पर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसको कंबाइंडली मिला के मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। ठीक, तो ये ओनली टू फॉर्म्स ही हमको पढ़ने, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिजिक्स में ही वो आपका, ठीक है ना। तो उसके अगर आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह का यूज नहीं होगा। वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में चैप्टर मैंने पहले ही उसको रिकॉर्ड कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बच्चों यहाँ पर एनसीईआरटी आपका पहले कुछ इंट्रोडक्शन देगी क्लास 10th का, ठीक है ना। कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में ये लोग बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, बिकॉज अगर मैं पूरा समझाने लगूंगा तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि एनसीईआरटी आपके एक्टिविटीज में क्या कहना चाहता है, आपके थ्योरी में क्या कहना चाहता है। ओके, अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो, तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th की सोर्सेस ऑफ एनर्जी को विजिट करिए, टाइम निकाल के उसको पढ़िए, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई। एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर हमको ओनली टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल और काइनेटिक। उसको हमें क्वांटिफाई करना है, ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है ना। किस तरीके से हम उसको क्वांटिफाई करेंगे, यानी कि इसकी क्वांटिटी को हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके फॉर्मूले हम दोनों पढ़ेंगे। बट आइए थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। एनसीईआरटी बच्चों एनर्जी की बात बारे में जो भी कहना चाहता है, उसके पहले मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा डेफिनेशन एनर्जी का। सुनिए बच्चों ध्यान से, एनर्जी के बारे में आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, ठीक है। सो एनर्जी इज नथिंग, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, फिर अपनी बुक पे चलिएगा आप। एनर्जी इज द एबिलिटी एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, देखिए एनर्जी की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन हो नहीं सकती, बट जो बेस्ट डेफिनेशन हम दे सकते हैं वो है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, एनर्जी इज द, अभी मैं इसको आपको समझा भी देता हूं, कैपेसिटी टू डू वर्क। जो भी टीचर या बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप इसको पावर के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। अभी मैं आपको पावर आगे चल के पढ़ाऊंगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कोई बॉडी एक सेकंड में कितना काम कर सकती है, वो उसकी पावर है। मैं साइड में आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। पावर क्या होता है, वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम, इन 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट का मतलब 1 सेकंड में, 1 यूनिट का मतलब 1 सेकंड में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्क डन इन 1 यूनिट टाइम, ठीक। 1 सेकंड में कोई बॉडी जितना काम करती है, ठीक है, वही उसकी क्या होती है, पावर। दो बॉडीज है, दो मशीन है हमारे पास। एक मशीन 1 सेकंड में ज्यादा वर्क करती है तो उसकी पावर अच्छी होगी, और दूसरी मशीन 1 सेकंड में कम वर्क करती है। लेट अस से दो मशीन है, पहले आप पावर ही समझ लो साइड में। पावर हालांकि मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। ये एक मशीन है और ये आपकी सेकंड मशीन है, फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये 1 सेकंड में 100 जूल वर्क करती है, ये लीजिए। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 100 जूल वर्क करती है, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल्स, ठीक। और ये वाली जो सेकंड मशीन है, ये 1 सेकंड में बच्चों सपोज 200 जूल वर्क करती है, ये लीजिए। अब बताइए कौन सी मशीन की पावर ज्यादा होगी। पावर को कैसे डिफाइन किया गया है फिजिक्स में, 1 सेकंड में जो वर्क करेगा वही उसकी पावर है, ऐसे समझ लो, ठीक। अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। तो जो सेकंड मशीन है उसकी पावर अच्छी है, क्योंकि इसने 1 सेकंड में ज्यादा वर्क की है, ठीक। तो ये तो हो गया पावर, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना, जिसमें आपको बता रहा था। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एनर्जी की। तो एनर्जी इज समथिंग विच इज मेजर्ड बाय द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कोई बॉडी के कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, जो कैपेसिटी होती है उसकी, मतलब कोई बॉडी जितना काम कर पाती, जितना ज्यादा काम कर सकती है। अब यहाँ पे टाइम लिमिट को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कि 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है, ये हम नहीं, टाइम की बाउंडेशन नहीं। यहाँ पर कोई बॉडी जितना ज्यादा वर्क कर सकती है, या कोई बॉडी जितना वर्क कर सकती है, उस को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई एनर्जी की। ओके, इसको मैं आपको एग्जांपल से थोड़ा सा पहले समझा देता हूं, शायद आपको समझ में ना आया हो। बच्चों देखिए, एग्जांपल की हेल्प से अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से चेक करिए। यस, एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमने एक्स उठाया। एक्स समझते हो ना, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जिससे लकड़ियां काटते हैं। ये ऐसे मैंने उठाया, और जब मैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक। ये कुल्हाड़ी जो होती है एक्स, ये एक्स ही एक्स, ओके, इसको मैंने उठाया, ये मैं बैठा हुआ उस तरीके से,
और ये कुल्हाड़ी ऐसे नीचे रखी हुई है, इसको मैंने ग्राउंड से उठाया इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक। तो जब मैं इसको उठा रहा हूँ तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप एक वर्क आप ही कर रहे हो, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। यस, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खुद सोचो। क्योंकि आप इस कुल्हाड़ी को ऐसा नीचे से जब ऊपर उठा रहे हो तो आप तो फोर्स लगा रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक। तो फोर्स भी है यहाँ पर, ठीक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी कर रहे हो। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क होता है, ठीक। भाई इस एक्स को उठा के आप यहां तक ले आए कुल्हाड़ी को, ठीक। तो अब सपोज आपने इसमें कितना वर्क किया, 100 जूल। अरे भाई मान लो, ठीक, ये कुल्हाड़ी को ऐसा उठाया और ये ऐसे ऊपर ले आए, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये इस तरीके से, ये ऐसे, करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, जितना आपने वर्क किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उतना ही वर्क इस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। या अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता है तो बस आप इतना सुनो, जितना वर्क आपने किया है वो इस बॉडी में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। आई रिपीट, जितना वर्क आपने किया है वो इस बॉडी में ऐसा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सुन लिया? तो जितना आपने इसमें वर्क किया है ये ऐसा 100 जूल का, ठीक। तो अब इस बॉडी के पास कितनी एनर्जी आ गई, 100 जूल एनर्जी इस बॉडी के पास आ गई। समझ गए? जितना आप वर्क करते हो किसी बॉडी पर उतनी ही वो एनर्जी गेन कर लेती है, याद रखिएगा, ठीक। ओके, सो ई का मतलब यहां पर क्या है, एनर्जी है। तो मैंने इस पर कितना वर्क किया, यहां से यहां तक लाने में, ठीक, मैंने 100 जूल का वर्क किया तो वही 100 जूल एज एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब इस एक्स के पास कितनी एनर्जी आ गई, 100 जूल की एनर्जी आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक्स क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है, ये कुल्हाड़ी वर्क कर सकती है। कैसे? नीचे लकड़ियां रखी हुई है ये इस तरीके से, ये कुछ लॉग्स है, ठीक है, लॉग समझते हो ना, लकड़ी के जो ऐसे बड़े बड़े लट्ठे होते हैं ना, उसको हम लॉग बोलते हैं। अब ये लकड़ियों का बंडल यहां रखा हुआ है इस तरीके से, इसको आपको कट करना है। तो आप ऊपर से इस तरीके से एक्स नीचे लेके आओगे, ठीक। ये एक्स वापस से जब नीचे आएगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक। या सिंपल शब्दों में बोले, हाँ फोर्स तो लगाएगा ही, नो डाउट, और लकड़ियां यहां से कट जाएंगी, ठीक। यानी कि ध्यान से सुनिए, इस एक्स के पास क्या था, एनर्जी। तो इसने वर्क किया कि नहीं किया, क्या वर्क किया, लकड़ियों को काट दिया, ठीक, लकड़ियों को काट दिया। ये एक एग्जांपल है कि इस बॉडी के पास, एक्स के पास क्या थी, एनर्जी। तो 100 जूल से ये इस लकड़ियों के ऊपर क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो यही बात यहां लिखी हुई है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक। जिस बॉडी के पास एनर्जी होगी वो वर्क कर सकती है। यहां पे आपने एक खास बात देखा, इस एक्स के पास एनर्जी कैसे आई। तो जवाब है, जब मैंने इसको, इस एक्स को ऐसा ग्राउंड से उठाया अगेंस्ट द ग्रेविटी तो इसके पास एनर्जी आ गई। यानी कि वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आप किसी बॉडी पे वर्क करोगे तो वो एनर्जी गेन कर लेगा। यानी कि वर्क से आप कहाँ जा रहे हो, एनर्जी में। किसी बॉडी पे आपने वर्क किया ऐसा, जितना आपने वर्क किया वही ऐसा एनर्जी इसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। और जब इस बॉडी के पास एनर्जी आएगी तो ये बॉडी वापस से वर्क कर सकती है, ठीक। ये बॉडी क्या करेगी, वापस से वर्क कर सकती है। एग्जांपल आपके सामने, ये देखिए, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई और इसी एनर्जी की हेल्प से इसने वापस वर्क कर दिया, ठीक। यानी कि यहां से आपको देखने में लग रहा है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। मतलब जिस बॉडी के पास जितना एनर्जी होती है वो उतना ही वर्क भी कर सकती है, करेक्ट। तो ये चीज है, करेक्ट। और इस बॉडी के पास एनर्जी कहां से आती है, तो जवाब है, इस बॉडी के ऊपर कभी ना कभी वर्क किया गया होगा। जो वर्क आप करते हो वही एज एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है, इतना आप समझो, ठीक। अच्छा, यानी कि यहां पर बच्चों आप ध्यान से चेक करेंगे, कुछ बातें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सुनिए, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से एनर्जी की यूनिट हो जाएगी जूल्स। क्या हो जाएगी, जूल्स। क्योंकि वर्क की भी एनर्जी क्या होती है, जूल्स। और वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये मैंने आपको बताया, ठीक। सो एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी भी कितना हो गया, जूल्स हो गया आपका, ठीक। और वर्क क्या था आपका, स्केलर क्वांटिटी था, याद है। वर्क मैंने आपको पढ़ाया था क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो वर्क अगर स्केलर था तो एनर्जी भी क्या होगा, स्केलर। तो कॉपी में नोट लगाएंगे, एनर्जी भी क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज हो गया। ओके, नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इस डेफिनेशन का कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, ये देखिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने कोल लिया, कोल। ओके, ये हमने कोल लिया, कोल समझते हो, कोयला, कोयला, कोयला देखा होगा आपने, सर्दियों के मौसम में आप कोयला जलाते हो, ठीक। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने कोल लिया, ये इस तरीके से कोल लिया हमने, और कोल को हमने बर्न किया, इसका हमने कंबशन किया। ये इस तरीके से बर्न करोगे, इसमें से हीट एनर्जी निकलेगी, ये हीट एनर्जी निकल रही है, ठीक। कौन सी एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी। अभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, अभी सब कुछ पता चलेगा। कम से कम कभी तो आपने सुना होगा ना, हीट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। तो यहाँ से हीट निकल गई। अब हमने क्या किया है, एक बॉयलर लिया, ठीक, ये एक बॉयलर लिया इस तरीके से, और इस बॉयलर में हमने पानी गर्म किया, ये पानी है, वाटर, ठीक।
ये क्या किया हमने, पानी लिया, वाटर, ठीक। सो वाटर हमने गर्म किया। अब वाटर जब आप गर्म करोगे तो इसमें से स्टीम निकलेगी, आपको पता है। वाटर गर्म करोगे तो स्टीम निकलेगी ना, वेपर निकलेगी। वेपर तो नहीं बोलूंगा मैं, वाटर अपने गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ठीक। जो हीट एनर्जी आपने दी है, सुन लो ध्यान से, सबसे पहले आपने कोल लिया था, यस सर, ठीक। तो कोल में कार्बन होता है और कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स भी वहां प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा सल्फर नाइट्रोजन के कंपाउंड भी वहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये मोटी मोटी बात कि कोल में केमिकल एनर्जी रही होगी, ओके। कोल में क्या रही होगी, केमिकल एनर्जी रही होगी, ठीक है ना। अब जैसे आपने इसको बर्न किया, ये केमिकल एनर्जी चेंज हो गई किसमें, हीट एनर्जी में, ओके। अब ये सब एग्जांपल अभी आएंगे धीरे धीरे डिटेल में, आप टेंशन मत लो। बस अब अभी आप देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहां से देखिए ये वाटर क्या बन गया, आपका स्टीम बन गया। अब यहां से एक पाइप लगा दिया हमने इस तरीके से, और ये पाइप निकल के आ गया, और यहां से पाइप से स्टीम आ रही है, ये क्या आ रही है, स्टीम आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये स्टीम मोशन करते हुए ऐसे आ रही है। स्टीम में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। एनर्जी ड्यू टू मोशन, सिंपल शब्दों में सुनिए, जो बॉडी चल रही होती है या जो पार्टिकल्स चल रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, उनके पास जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अब स्टीम के पास क्या है, स्टीम के पास है काइनेटिक एनर्जी। अब आप क्या करोगे इस स्टीम से, बताओ। आप इस स्टीम से सामने किसी दूसरी बॉडी के ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये स्टीम ऐसे निकलती हुई आ रही, आपकी मर्जी, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। लेट अस से हमारे पास एक टरबाइन है, ये टरबाइन में देखिए ब्लेड्स लगे हुए, ठीक, और ये स्टीम चलती हुई आएगी, और ये देखिए इन सब टरबाइन्स में ऐसा, टरबाइन के ब्लेड पे ऐसा प्रेशर मारेगी और ये ऐसा घूम जाएगा, और टरबाइन से एक शाफ्ट निकला होता है जो कि जनरेटर में लगा होता है, ठीक। ये देखिए जो कि जनरेटर में लगा होता है, ठीक। और जनरेटर से आप क्या बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपने इतना तो सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक। तो देखा आपने किस तरीके से ये चलते हुए जो पार्टिकल्स थे, कौन, स्टीम, इनके पास एनर्जी थी, तो ये वर्क कर सकते थे। क्या वर्क किया इन्होंने, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा दिया, टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा दिया, यहां पे वर्क हुआ, ठीक। और इस वर्क के होने से ही शाफ्ट घूम रहा है, यानी कि एक तरीके का वर्क डन हो रहा है, वर्क डन वापस किस में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि किसी बॉडी के पास अगर क्या है, या किसी पार्टिकल्स के पास एनर्जी, तो वो वर्क कर सकते हैं, ठीक। ये स्टीम के पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी, कहां से लेके आए, यहां से, हीट से। हीट एनर्जी किस में चेंज हो गई, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो गई, और इस एनर्जी की हेल्प से इन पार्टिकल्स ने टरबाइन के ब्लेड को ऐसा घुमा दिया, यानी कि वर्क कर दिया, और ये वापस वर्क किस में चेंज हो गया, आपका एनर्जी में, ठीक। तो मोटी मोटी बात मैं आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कराना चाहता था कि किसी बॉडी के पास अगर एनर्जी है तो वो वर्क कर सकती है, और वापस वो वर्क किस में चेंज हो जाएगा, एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। तो वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये चीज है करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको आपको एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। जो बात मैंने अभी यहाँ पे आपसे बोली बच्चों, यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखिए, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पर, ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप मेरे साथ एनसीईआरटी पर, ओके। नाउ चलिए, एनसीईआरटी क्या कहता है, कह रहा लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। हाँ भाई, हमें भी पता है कि हम डेली लाइफ में अगर हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है ना। खाना खाते हो आप, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। सो द डिमांड, पौधे जो होते हैं, है ना, प्लांट्स जो होते हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, उनको सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, ओके। इस कह रहा है इस यूनिवर्स में एनर्जी की डिमांड, यूनिवर्स या आप अर्थ पे रहते हो, आप अर्थ पे देख लो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बीच में देख लो, एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, ठीक। आज गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, ओके। नाउ वेयर डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम, ये एनर्जी हमें कहां से मिलती है, तो आंसर इज, कह रहा है कि द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस, ठीक। आइए इस लाइन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों, कि सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। इसको आइए हम बहुत सिंपल भाषा में आपको एक दो एग्जांपल देके एक्सप्लेन करते हैं। सन किस तरीके से बिगेस्ट सोर्स है नेचुरल एनर्जी का, ओके। नाउ कह रहा है कि मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। चलिए, सो सन कैसे बिगेस्ट सोर्स है नेचुरल एनर्जी का, तो बच्चों सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आपने कभी ना कभी सुना होगा, प्री हिस्टोरिक टाइम में, मतलब बहुत पुराने टाइम में, लाखों साल पहले क्या हुआ होगा,
इस अर्थ पर जो प्लांट्स हैं या एनिमल है, ठीक है बच्चों, किसी वोल्केनो के कारण या किसी अर्थक्वेक के कारण ये सब जमीन में अंदर धंस गए होंगे गहराई तक, और वहां पर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस वहां पर हुआ होगा, जिसके कारण ये फॉसिल फ्यूल्स बने। एक्चुअल में फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। फॉसिल का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? जीवाश्म। जीवाश्म मीन्स व्हाट? जीवाश्म मीन्स जीव का अश्म, यानी कि जिसमें कभी लाइफ होगी उसका अंश, उसका पार्ट। ओके, तो लाइफ किस में होती है? प्लांट में लाइट होती है, ट्रीज लाइट नहीं, लाइफ प्लांट कभी उसमें लाइफ रही होगी, ठीक है। जो एनिमल्स होंगे कभी उसमें लाइफ रही होगी, जो ह्यूमन बींग्स होंगे कभी उसमें लाइफ रही होगी। किसी कारण से, वोल्केनो के कारण बड़े बड़े वोल्केनोस हुए होंगे, या अर्थक्वेक के कारण ये सब कहाँ चले गए? धरती के अंदर चले गए, जमीन के अंदर चले गए, ठीक है। और हजारों सालों तक वहां पर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और ऑक्सीजन के एब्सेंस में और कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में कुछ स्पेशल बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, जिसके कारण यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स तैयार हो गए। अब आपके फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल बच्चों कुछ मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तो इसीलिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी। आप अपनी लाइफ में डेली एग्जाम्पल में देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले आप फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन देख लो। आपसे कह रहा अ नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ from the prehistoric remains of living organism like plants and animals is called fossil fuel। यही डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, यही अभी मैंने आपको समझाया है। नेचुरल फ्यूल मतलब नेचर के द्वारा बनाया गया, इंसानों ने नहीं बनाया है, ठीक है, भगवान ने बनाया, नेचर के द्वारा बनाया गया है। डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के अंडर ये आपको मिलेगा, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्री हिस्टोरिक मतलब जो बहुत साल पहले कभी रहे होंगे इस धरती पर, जो एनिमल्स या प्लांट्स रहे होंगे, ठीक है ना, उनके द्वारा ये बना होगा। ठीक, कैसे बना प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक, सबसे पहला इसका एग्जांपल आता है कोल। ठीक है बच्चों, कोल क्या है? कोल को आप आसान भाषा से इस तरीके से समझ सकते हो कि अब आपके एनसीईआरटी में तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या करूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ले जा रहा था टॉपिक को। ठीक, सुनो, कोल बच्चों, कोल क्या है? कोयला जो आप यूज करते हो जनरली, है ना। तो क्या होंगे? जो बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, बड़े बड़े ट्रीज होंगे, ठीक, वो बड़े बड़े ट्रीज धरती के अंदर चले गए, दब गए किसी अर्थक्वेक आने के कारण, और वहां पर लकड़ियां होती है ना, पेड़ों में लकड़ियां जो होती है, ठीक, तो वो जो लकड़ियां होती है उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक, तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक, कुछ ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ कि वो लकड़ी कोयले में चेंज हो गई। ठीक है, कोयला आपने हाथ में लिया, अंगीठी में आप कोयला जलाते हो, देखा आपने कोयला कैसा दिखता है? हाँ, टच किया होगा उसको, हाँ, आपके हाथ में ऐसा टच करते हो ब्लैक भी लग जाता है, तो वो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से कोल बना होगा। ठीक, तो जो बिग ट्रीज होंगे आपके, बिग ट्रीज की वजह से क्या बना होगा? कोल। और पेट्रोलियम क्या होता है बच्चों? देखिए, पेट्रोलियम एक सिंगल कंपाउंड नहीं, याद रखिएगा, पेट्रोलियम में बहुत तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कार्बन से जो मिलके बने होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स का हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, सो बच्चों, पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें आती हैं। पेट्रोलियम में आपका पेट्रोल होता है, ठीक, पेट्रोलियम में आपका डीजल होता है, पेट्रोलियम से ही हम डीजल निकालते हैं। ठीक, पेट्रोलियम से ही आप कैरोसिन, जो मिट्टी का तेल होता है, आपने सुना होगा, कैरोसिन ऑयल निकालते हैं। ठीक, तो पेट्रोलियम में ही आपकी क्या होती है? पेट्रोलियम में ही आपकी पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ठीक, पेट्रोलियम में ही आपका नेचुरल गैस होता है। तो ये जो पेट्रोलियम है, कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स है, याद रखिएगा। पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन ऑयल होता है। पेट्रोलियम से ही आप पेट्रोलियम गैस निकालते हो। पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। और ब्यूटेन कहाँ यूज होती है, याद है आपको? एलपीजी। आपके घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर यूज करते हो ना घर में, अपने किचन में, उसमें एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है? पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस का ही जो मेन कंपोनेंट है वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन का कंबशन आप करते हो, तब उसमें से हीट निकलती है, उससे आप अपना खाना बनाते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में होता है मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें, ओके, मीथेन गैस से भी, याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स का जो मेन यूज है वो हीट प्रोड्यूस करना है। इनका हम कंबशन करते हैं और हमें हीट मिलती है, उस हीट की हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, हम अपना खाना बना सकते हैं उस हीट की हेल्प से। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे देखिए, हीट प्रोड्यूस करके, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, हीट की हेल्प से आपने क्या किया? स्टीम बनाया, है ना, और टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी बना लिया। तो हीट के बहुत अच्छे अच्छे यूज है डेली लाइफ में, आपको पता है। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, आपके हीट एनर्जी के सोर्सेज हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और हाँ, कोल बने थे कैसे? बिग ट्रीज से। और पेट्रोलियम जो थे वो स्मॉल प्लांट्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स
एंड जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये कहाँ चले गए, समुद्र के अंदर चले गए हजारों लाखों साल पहले। वहां पे इसके ऊपर मिट्टी बालू धूल सब जम गई, ठीक है ना, और नीचे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और किसी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये यहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलता होगा। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। ब्लैक कलर का बहुत चिपचिपा सा लिक्विड होता है, ठीक है ना, ब्लैक कलर का बहुत चिपचिपा सा ये लिक्विड होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जैसे कि पेट्रोलियम में ही आपको नेचुरल गैस मिलेगा, पेट्रोलियम में ही आपको क्या नाम है आपका पेट्रोलियम गैस मिलेगा, पेट्रोलियम में ही आपको पेट्रोल मिलेगा जो कि लिक्विड होता है, डीजल जो कि लिक्विड होता है, केरोसिन ऑयल जो कि लिक्विड होता है, तमाम 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 और चीजें मिलेगी। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्लास 10 हमारा देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी में बात लिखी हुई थी, सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बात वो एक्सप्लेन करना चाहते थे जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब आ जाइए। अब अगर आप एनसीईआरटी में आओगे बच्चों तो यहां पे देखिए एक बात और लिखी हुई है, क्या कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ठीक, न्यूक्लियाई ऑफ एटम क्या होता है, कम से कम इतना तो आप लोग को पता होगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। देखिए, आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ज्यादा टेंशन मत लो। बस आप ये देखो, ये एटम होता है, इतना तो पता होगा। एटम का एक सेंटर होता है, ठीक, इस सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मेनली दो तरीके के यहाँ पे पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। ये एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बस समझ लो। एटम बहुत छोटा होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते होंगे डिफरेंट शेल्स में। अब हम एटम में नहीं जा रहे हैं, वापस लौट के आओ। इन्होंने क्या बोला है? कह रहा है कि वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियस का प्लूरल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। तो कह रहा है कि डिफरेंट एटम के न्यूक्लियाई से भी हम क्या कर सकते हैं? हमें एनर्जी मिल सकती है। डिफरेंट एटम के न्यूक्लियाई से भी हमें एनर्जी मिल सकती है। अब देखिए बच्चों, जब एटम के न्यूक्लियाई से आपको एनर्जी मिलती है, एटम के न्यूक्लियाई से आपको एनर्जी मिलती है, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पर मेरे साथ, आप एनसीईआरटी में क्या समझाया हुआ है, चलिए आ जाइए। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या आपको एनसीईआरटी पढ़ाना चाहता है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। और याद रखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी मेनली होती है आपके हीट के फॉर्म में। कैसा होता है? हीट के फॉर्म में। फिर से आपको मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारा क्लास 10th का सोर्सेज ऑफ एनर्जी जाके देखिए। ओके बच्चों, नाउ न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजन का मतलब ब्रेक होना और फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना। फिजन का मतलब ब्रेक होना और फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना। सो न्यूक्लियर फिजन क्या है? द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। अब सुनिए, ये रेडियो एक्टिव एटम क्या होते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव एटम जैसे कि यूरेनियम इसका एग्जांपल है। रेडियो एक्टिव एटम क्या होते हैं बच्चों? कुछ स्पेशल टाइप के एटम ऐसे होते हैं जो लगातार कुछ ना कुछ रेडिएशन करते रहते हैं अपने अंदर से, ठीक है। लगातार कुछ एनर्जीज उनमें से निकलती रहती है। ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एटम्स बोलते हैं। ओके, सो द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस मतलब ऐसे कुछ स्पेशल एटम होते होंगे जिनका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है। न्यूक्लियस हैवी होने का मतलब है वहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो न्यूक्लियस अनस्टेबल महसूस करता है। कहीं पर अगर कुछ बहुत ज्यादा भी हो जाए तब भी वो क्या होगा? अनस्टेबल महसूस करेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका एटम इस तरीके से और यहाँ न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतना ज्यादा हो गया है कि वो बेचारा अंदर रहना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। ऐसा समझो आप, तो वो बहुत अनस्टेबल हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग करेंगे, ठीक है। स्लो मोशन से आते हुए न्यूट्रॉन किसी स्पेशल मशीन में हम इन एटम्स को रखेंगे और पीछे न्यूट्रॉन से इसके ऊपर टक्कर लगाएंगे इस तरीके से। फिर क्या करता है? न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस को यहां से ब्रेक कर देता है, ठीक। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट और लाइट यहां पर निकलती है, करेक्ट। मेनली हीट यहां पे बहुत ज्यादा निकलती है। उस हीट का यूज करके आप क्या बना सकते हो? उस हीट का यूज करके बच्चों आप बना सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप गूगल पे सर्च करोगे तो देखोगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हीट निकलती है उस हीट की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो बस यही चीज है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस, कोई हैवी न्यूक्लियस होता होगा, ये ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हेन बॉम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। जब धीरे से चलते हुए आके न्यूट्रॉन इसके ऊपर टक्कर करता है तो ये दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता होगा,
ठीक। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, जिसका यूज आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या वगैरह वगैरह कामों में आप इसको ला सकते हो, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका क्या यूज होता है, न्यूक्लियर फिजन यूज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फ्यूजन का मतलब जुड़ जाना, आपस में जुड़ जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है, यहां पर क्या होता था, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो गया था लाइटर न्यूक्लियस में, हल्के न्यूक्लियस में। ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये इसी का जस्ट अपोजिट है फिजन का। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना। यहाँ पर क्या होता होगा, यहाँ पर हल्के न्यूक्लियस होते होंगे और वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और जब कंबाइन होते हैं तो हैवी न्यूक्लियस बनता है। इस प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर निकलती है हीट के फॉर्म में, ठीक। सो यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट, लाइट एलिमेंट मतलब हल्के एलिमेंट्स के दो न्यूक्लियाई पास पास आते हैं, कंबाइंड होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है ना। सो द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, और इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बम। याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस यूज होता है, तो जवाब है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एनसीईआरटी आपका बताना चाहता था, मैंने आपको बता दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एनसीईआरटी कहता है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर भी आपको एनर्जी मिल सकती है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अर्थ के अंदर किस तरीके से एनर्जी मिल सकती है। इसका एग्जांपल है जियो थर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो हीट एनर्जी आपको अर्थ के अंदर से भी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करो बच्चों। अर्थ के नीचे ये रॉक्स होती है, ये अर्थ क्रस्ट है। ओके, अर्थ क्रस्ट में आप नीचे जाओगे थोड़ा सा तो आपको ये इस तरीके से रॉक्स मिलेंगी, चट्टानें होती बड़ी बड़ी, ठीक। तो अब ये जो रॉक्स होती है, इन रॉक्स में बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है नेचुरली, ठीक। मतलब जब भी ये रॉक बनी होंगी तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं बताइए, जो स्पेशल टाइप का रेडिएशन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनका न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, ठीक। न्यूक्लियर फिजन अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस होगा, वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ लगातार न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट वेव्स प्रोड्यूस होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी यहां से लगातार निकलती रहती है, ठीक। तो इस रीजन में इस तरीके से बहुत सारी क्या है, हीट एनर्जी है, ठीक। यहां से क्या है, बहुत सारी हीट एनर्जी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम या तो यहाँ पर पानी पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हम मशीन लगा के ऊपर से चेक कर लेंगे, तो वो पानी अब पानी के फॉर्म में नहीं रहेगा भाई, अर्थ में नीचे पानी है आपको पता है, तो पानी अब स्टीम के फॉर्म में रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पाइप लगाएंगे इस तरीके से और ड्रिल करेंगे, ठीक। और ड्रिल करके क्या करेंगे बच्चों, इस स्टीम को बाहर निकालेंगे, और ये जो स्टीम है ये बहुत हाई प्रेशर से ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि स्टीम को जगह मिलेगी, वो तो हाई प्रेशर से भागेगी। तो ये जो स्टीम बाहर निकलती है, इस स्टीम की हेल्प से आप लोकल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टीम की हेल्प से आप टरबाइन चलाओगे, उससे जनरेटर चलेगा, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर चलेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को बनाएगा। सिंपल शब्द में समझ में आ गया किस तरीके से आपने जियो थर्मल एनर्जी का यूज करना है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो हम दो पाइप लगाएंगे, ठीक है ना। एक पाइप से हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे और दूसरे पाइप से हम स्टीम को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने दो पाइप लगा दिए, यहाँ से हमने ठंडा पानी डाला, कोल्ड वाटर, ठीक, कोल्ड वाटर, और ये कोल्ड वाटर नीचे जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में चेंज होगा और यहाँ स्टीम बन जाएगी, और दूसरा पाइप लगा के इस स्टीम को हम बाहर निकाल लेंगे, और स्टीम से हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, जनरेटर वगैरह चलेगा, ठीक बच्चों। तो यही चीज़ है। अब देख लीजिए, ये मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो ये अर्थ के अंदर मिलने वाली एनर्जी है, ठीक। दस जियो थर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। रीजन क्या है, फिजन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट इज नोट, यहां पर आपको एक लगाना है कि ये जो रॉक्स अंदर होती है जिसमें न्यूक्लियर फिजन होता रहता है, यहां से जो आपको एनर्जी मिलती है ये सन से डायरेक्टली नहीं आती है, इनडायरेक्टली नहीं आती, ठीक है। अभी पीछे मैंने आपको जो फॉसिल फ्यूल्स पढ़ाए थे, ठीक, फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल, पेट्रोलियम, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बना हुआ है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत प्री हिस्टोरिक टाइम में जमीन के अंदर चले गए, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट या एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और वो कार्बन कंपाउंड सोलर एनर्जी यानी कि सन से मिलने वाली एनर्जी की ही देन है। कोई पौधा क्यों बड़ा होता है, तो जवाब है कोई पौधा अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना वाना बनाएगा, तो वो तो सन से ही लेगा ना एनर्जी, वो सन एनर्जी की हेल्प से ही डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाता है अपनी बॉडी में। कौन, प्लांट्स। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाई पौधों को खाते हैं एनिमल्स, ठीक, या एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। तो इस तरीके से जिस एनिमल को उसने खाया उसने भी प्लांट का सेवन किया होगा, प्लांट को खाया होगा, तो कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी ही सबको एनर्जी देता है। इस तरीके से आप बोल सकते हो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक। तो जो पीछे फॉसिल फ्यूल आपने पढ़ा, जहां पर प्लांट्स और एनिमल की हेल्प से कोल, पेट्रोलियम ये सब बना हुआ था,
ठीक, मैंने आपको पढ़ाया। तो वहां पर जो आपने फॉसिल फ्यूल पढ़ा वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन के ऊपर डिपेंड था, वहां पे सोलर एनर्जी ही थी। लेकिन यहाँ पर जो जियोथर्मल एनर्जी बच्चों, ये सन की एनर्जी नहीं है, याद रखिएगा, यही चीज है, क्योंकि ये कैसे बनी, न्यूक्लियर फिजन से बनी हुई है, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा, नोट यहाँ पर, डू नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सोलर एनर्जी। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है टाइड एनर्जी का एग्जांपल, ठीक, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है एंड द टाइड्स। अब ये टाइड्स की वजह से कैसी एनर्जी होती है इसको आप देख लो, ये एग्जांपल एक छोटा सा। देखिए टाइड्स कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं, आपने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा क्लास 9 एनसीईआरटी में कि दो बॉडीज के पास अगर मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, सब आपने पढ़ा होगा। तो मून क्या होता है, जो मून होता है, मून क्या करता है, अर्थ के ऊपर भाई समुद्र है, बहुत बड़े बड़े समुद्र है आपके अर्थ के ऊपर, आपको पता है। तो अर्थ में जो समुद्र में पानी है, उस पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस पानी के ऊपर मून क्या करता है, फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल पुल करता है, ठीक, जिसकी वजह से पानी ऐसा ऊपर जाता है। और फिर मून और अर्थ की रिलेटिव पोजीशन दिन में चेंज होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे कि पानी वापस नीचे आता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं हाई टाइड, पानी जब ऊपर जाता है तो हाई टाइड, और जब वापस नीचे आता है तो लो टाइड बोलते हैं उसको, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से जो कोस्टल एरियाज है, यानी कि समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं, उसमें हमने क्या कर रखा है, ऐसा सिस्टम बना के रखा है। देखिए यहाँ रिजर्वायर है, ठीक, जहां हम पानी स्टोर करेंगे, यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया है। अब जब हाई टाइड आएगा, जब पानी ऊपर उठेगा मून के ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक, तो क्या होगा, ये पानी ऐसा ऊपर उठ गया, फिर यहाँ गेट लगे होते हैं, यहाँ से गेट हमने ओपन कर दिया, जैसे हम गेट ओपन करेंगे तो ये पानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और जब ये पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करता है तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी हेल्प से टरबाइन घूमने लगता है। ये टरबाइन जब घूमेगा तो इसको हमने जनरेटर से कनेक्ट किया हुआ है शाफ्ट लगा के, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक। तब पानी से यहाँ चला गया। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये हाई टाइड लो टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगा मून का, ठीक है, क्योंकि अर्थ और सन की रिलेटिव पोजीशन, सॉरी, अर्थ और मून की रिलेटिव पोजीशन चेंज होती रहती है, जिससे कि लो टाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए अब लो टाइड हो गया, यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पानी स्टोर कर लिया, ये चालाकी हमने कर लिया। अब पानी यहाँ से यहाँ भेजेंगे, फिर से गेट ओपन कर देंगे, और पानी यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, फिर से टरबाइन घूमेगा। तो इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में टरबाइन घूम रहा है, हाई टाइड में भी और लो टाइड में भी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी टाइड्स की हेल्प से, ठीक है ना। बस यही टाइड एनर्जी आपकी, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है आपसे। एनसीईआरटी कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब ये जो इनका क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में बता सकते हो, तो ये काम हम करेंगे कहाँ, एक्टिविटी 11.5 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 11.5।